What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. Welcome to Star Love Family. तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बड़ी ही प्यारी बात बोली गई यहाँ पर। बोला जा रहा है जो भी काम करो भाई साहब शिद्दत से करो, चाहे पढ़ाई हो या फिर मोहब्बत हो। आप लोगों में से कितने ऐसे फैमिली मेंबर हैं जिसने बचपन में कभी ना कभी ये सुना है अपने मम्मी पापा से कि यार एक बार 10वीं कर लो, उसके बाद ना जीवन सेट हो जाएगा। चलो भाई साहब 10वीं कर ली, उसके बाद में फिर यार एक बार 12वीं कर लो, अब तो जीवन सेट हो ही जाएगा। तो उसके बाद में 12वीं कर ली, अब उसके बाद में आगे चीजें चल रही हैं। तो कितने ऐसे फैमिली मेंबर है जिन्होंने ये शब्द सुना है। अगर आप लोगों ने ध्यान से एक चीज देखी हो तो रियलिटी में वो चीजें जो थी वो लाइफ सेट करने वाली थी। कैसे? आज की डेट में आप लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं वही उठा के एग्जाम के लिए, अगर उस टाइम पर वो चीजें प्रॉपर वे में आप लोगों ने कर ली होती, आज की डेट में आप लोग जो एप्टीट्यूड देख रहे हैं ये सारा उसी टाइम पर काफी हद तक ये सारी चीजें इंग्लिश हो गई, ये सारी चीजें उसी टाइम तक आप लोगों ने अगर ढंग से कवर कर ली होती है तो लाइफ सेट रियलिटी में हो जाती। वो एक अलग बात है कि आप लोगों ने उस टाइम पर उसको सीरियसली नहीं लिया और आप लोगों को लग रहा था कि बस चल रहा है ऐसे ही, 10वीं हो गई 12वीं हो गई, यार कभी भी लाइफ सेट नहीं हुई। रियलिटी में लाइफ सेट हो जाती अगर उसको उस वे में आप लोग पढ़ते जिस वे में उसकी रिक्वायरमेंट थी। वो अलग बात है कि उन्होंने ये नहीं बताया कि करना कैसे है, ठीक है। तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि आप लोग अगर अपने बेसिक तैयार एक बार कर लोगे तो फिर अब लोग कभी भी लाइफ में मार नहीं खाओगे। एक बार को चीजों को शिद्दत से कर लो ना किसी भी चीज को, तो फिर आप लोग उस चीज में मार नहीं खाओगे। वो नहीं कहते कि इस फील्ड का तो यार ये बादशाह आदमी है। तो बादशाह आदमी कैसे बनता है? क्योंकि उस चीज को इतनी शिद्दत से वो इंसान करता है कि उसके ऊपर उसकी पकड़ बन जाती है। तो जब एक बार पकड़ बन गई फिर तो उस इंसान से कुछ ही करवा लो। आप लोगों को पता है मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, डिवीजन कैसे होता है, जोड़ना घटाना कैसे होता है। अब भैया कैसी भी कैलकुलेशन आप लोगों से करवा लो, थोड़ा टाइम लग सकता है अगर प्रैक्टिस नहीं पर कर दोगे उसको, तो इसको कहते हैं कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। तो इसको कहते हैं शिद्दत से चीजों को तैयार करना। तो एक बार किसी भी काम को शिद्दत से कर लो तो नैया पार हो जाएगी। अब वो आप लोगों को डिसाइड करना है कि किस काम को शिद्दत से करना है। तो आइए आज का सुहाना सफर आगे बढ़ाते हैं एक शानदार क्विज के साथ में। और ये जो सफर है काफी अच्छा चलने वाला है। आई होप कि आप लोग इसको एंजॉय करोगे और आप लोगों को जर्नी जो है वो बोरिंग नहीं लगेगी, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर बात करेंगे क्विज के बारे में। एक बार बिना ऑप्शन के आंसर लगाना सीख लिया तो लाइफ झिंगालाला हो जाएगी, ठीक है। कहने का मतलब है जिंदगी जीने में मजा आ जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। बात की जा रही है नेशनल रोड सेफ्टी मंथ। पहले आप लोगों ने सुना होगा कि रोड सेफ्टी वीक सेलिब्रेट किया जाता था, अब इस वीक को चेंज करके मंथ कर दिया है। इसका मतलब यह है कि हरकतें लोगों की सुधर नहीं रही है तो लंबे समय तक अवेयरनेस फैलानी है। तो ये जो मंथ है ये कब से कब तक आप लोगों को देखने को मिल रहा है? तो 18 जनवरी से ये फरवरी में चलने वाला है। तो कौन सी डेट तक यहां पर ये चलेगा, ठीक है। तो आप लोगों को यहां पर ये बताना है ये जो अभी इनोग्रेट किया गया तो रोड सेफ्टी की बात की रही तो सीधी सीधी बात है यार, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर तो होंगी, इसी के साथ में एक और मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा इसको मिलकर इनोग्रेट किया गया है। और रोड ट्रांसपोर्ट जो हाईवे मिनिस्टर है इन्हीं के अंडर में माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है जो कि नितिन गडकरी जी हैं, ठीक है। एक मिनिस्ट्री और कब से कब तक का ये टाइम है ये आप लोगों को बताना है। इसी के साथ में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, इसमें बात की जा रही है कि हमारी कंट्री में आज की डेट में जो रोड एक्सीडेंट वगैरह होते हैं उसमें 1.5 लाख के करीब लोगों की जान चली जाती है और 4.5 करीब के जो लाख लोग हैं वो इसकी वजह से इंजर्ड होते हैं। तो ये जो दिक्कत होती है इसकी वजह से, मान लीजिए कोई घर में कमाने वाला आदमी है तो उसकी जान चली गई या रोड एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल में जाकर लेट गया, तो समझिए कितना नुकसान होगा उस घर को। ये तो हम देख लेते हैं पर लेकिन ये नहीं देखते कि उस पर्टिकुलर इंसान की वजह से देश को भी नुकसान हो रहा है। तो जीडीपी के ऊपर इसका कितना नुकसान है, जो बेसिकली जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आप लोग बोलते हैं, तो इसके ऊपर कितना नुकसान इसका पड़ेगा वो आप लोगों को बताना है अगर यहां पर लोगों की जान जाती है या फिर एक्सीडेंट होते हैं। तो डिटेल में आर्टिकल डिस्कस करेंगे काफी अच्छे से। बात की जा रही है यहां पर NINI। तो ये क्या है, इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है। इसके द्वारा अभी ये बताया गया कि हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी की जो रिकवरी है वो के सेफ है। के सेफ कैसे है, ये काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल लगा मुझे, तो इंटरेस्टिंग तरीके से इसको डिस्कस करेंगे ताकि आप लोग अंडरस्टैंड कर पाए। काफी प्यारा सा क्वेश्चन मुझे लगा, आप लोगों ने बचपन में पढ़ा भी होगा ये माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो जो यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया है इसके बारे में जो बात की जा रही है, जो ये बोला जाता है इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है, ठीक है। तो यानी कि सेल को ये पावर प्रोवाइड कराता है। आप लोगों को ये बताना है कि यहां पर एक एटीपी करके शब्द यूज किया गया होगा उस टाइम पर भी, और क्वेश्चन भी कई बार पूछे जा चुके हैं इसके बारे में। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसका जो एटीपी है इसका फुल फॉर्म आप लोगों को यहां पर बताना है, ठीक है। डिटेल में आर्टिकल डिस्कस करेंगे, इंटरेस्टिंग है, ये भी कोविड-19 से रिलेटेड ही है। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड जो पब्लिक एसेट्स मैनेजमेंट है जिसको DIPM आप लोग बोलते हैं, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमारी कंट्री में अगर कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है ना, जैसे भी आप लोगों को पता चला था एयर इंडिया को बेचा जा रहा है, ठीक है, BSNL को भी बेचने की बात कर रहे थे, कई सारी और ऑर्गेनाइजेशन जैसे LIC में डिसइन्वेस्टमेंट करने की बात कर रहे थे। तो सारे काम जो किए जाते हैं यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट एजेंसी है जो हमारी कंट्री में इन सबको मैनेज करती है इस तरीके की एक्टिविटी को। तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जिसको PSU बोलते हैं ना, तो उसको यहां पर एक तरीके से डिसइन्वेस्टमेंट करने का काम इसी के द्वारा किया जाता है, ठीक है।
अभी हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब हैं उनको इनवाइट किया गया जो 47th जी समिट होने वाली है 2021 में। तो ये कौन सी कंट्री के द्वारा इनवाइट किया गया है? ये कंट्री काफी ज्यादा न्यूज में अभी, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। और G7 जो इंटर गवर्नमेंटल जो ऑर्गेनाइजेशन है ये कब फॉर्म हुई थी, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इतना चलो एक हिंट आप लोगों को देता हूं, हमारी कंट्री में जब इमरजेंसी लगी थी तो उसके आसपास में इसको बनाया गया था। तो चलिए बता देता हूं 1975, 76 या फिर 77। तो तीन ऑप्शन में से एक ऑप्शन आप लोग चूज कर लीजिए और बताइए कि कौन सा यहां पर ईयर है जब ये बनाई गई थी। इंडिया और अमेरिका की एक पर्सनैलिटी है, इंडियन अमेरिकन बेस, जिनको रिसेंटली अभी CIO ये बनाया गया है। क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यूएसए की आर्मी के अंदर ये पोस्ट अभी क्रिएट की गई थी 2020 में। तो यहां पर इनको ये पोस्ट दी गई है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बने, एग्जाम में कंफ्यूज मत होइएगा। तो डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करेंगे जब हम लोग डिस्कशन देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट न्यूज देखते हैं जो कि हमारी कंट्री की एक नेशनल न्यूज है, आज की डेट में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आप लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आप लोगों की सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अगर आप लोग गाड़ी चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं या फिर कोई भी और दूसरा व्हीकल चलाते हैं तो ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। आप लोगों को पता होना चाहिए हमारी कंट्री में कितना नुकसान इन सब चीजों की वजह से हो रहा है। बात की जा रही है नेशनल रोड सेफ्टी मंथ के बारे में। नेशनल रोड सेफ्टी मंथ जो है ये अभी रिसेंटली 18 जनवरी से लेकर 17 फरवरी तक हमारी कंट्री में सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो ये जो मंथ है, ये जो महीना है, ये बेसिकली लोगों को जागरूक कर रहा है, अवेयरनेस फैला रहा है कि भाई साहब रोड पर कैसे आप लोगों को चलना चाहिए जिसकी वजह से आप लोग एक्सीडेंट न हो। तो एक महीने तक ये अवेयरनेस फैलाई जाएगी जिसके चलते एक तो एक्सीडेंट को रोका जा सके, क्योंकि हमारी कंट्री में आज की डेट में अगर आप लोग बात करिए लगभग 1.5 लाख के करीब लोग जो है उनकी जान चली जाती है रोड एक्सीडेंट से और नियरली 5 लाख के करीब रोड एक्सीडेंट की वजह से लोग जो है वो इंजर्ड होते हैं। यहां पर 4.5 दे रखा है तो डेटा हल्का फुल्का ऊपर नीचे होता रहता है, तो ज्यादा उसको इस तरीके से मत देखिएगा। तो लगभग 4.5 या 5 लाख के करीब जो है, इसमें 4.5 दे रखा है। तो ये डेटा यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। इतने ह्यूज लोग यहां पर ये नुकसान देखने को मिलता है देश को। और सबसे बड़ी बात क्या है पता है, इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये सारी बिना एक तरीके से बिना टाइम की डेथ है ये, जिनको रोका जा सकता है एक तरीके से देखा जाए तो, अगर थोड़े से रूल और रेगुलेशन फॉलो कर लिए जाए तो। अब ये मत बोलना कि उनकी मौत लिखी हुई थी वहां पर, ठीक है, ये तो वही बात होगी कि जाकर कुएं में कूद जाओ कि उसकी मौत लिखी हुई थी वहां पर, तो वो सारी अलग बातें होती हैं। पर लेकिन जो जितना हाथ में उतना कर सकते हैं ना, ये तो एक तरीके से होती है कि भैया सुनामी आ गई सबको डुबा के लेके जाएगी, तो डूब रहे हैं तो डूबने दो, हाथ पैर मारो ही मत। ये ऐसे थोड़ी ना होता है, सामने शेर आ गया खाएगा ही, भाग के क्या करना है, बच के क्या करना है, वो तो खाई जाएगा। ये नहीं होती है चीजें, ठीक है। तो अगर बात करें यहां पर तो ये सेफ्टी वीक था पहले, अब यहां पर मंथ ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। ये जो मंथ लॉन्ग प्रोसीजर अब यहां पर देखने को मिलेगा जो कि जनवरी 18 से ये फरवरी 17 तक नजर आएगा। तो बेसिकली जो दिल्ली के अंदर विज्ञान भवन है वहां पर ये फंक्शन इनॉग्रेट किया गया। तो हमारी कंट्री की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है कौन है, राजनाथ सिंह जी हैं। और इसी के साथ में जो मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे है वो कौन है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, वो है नितिन गडकरी जी। इनके पास में 2 मिनिस्ट्री है, तो इनके द्वारा इसको बेसिकली ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है यहाँ पर ये मंथ, ठीक है। तो ये आप लोगों को ये काफी इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोगों से पूछा जा सकता है। इसी के साथ में कुछ इंटरेस्टिंग, ये तो आप लोगों के लिए आंसर राइटिंग के लिए भी आप लोग इसको यूज कर सकते हैं रोड सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। 4 ई जो है वो यूज कीजिए आप लोग, एक तो इंजीनियरिंग, दूसरा एजुकेशन, तीसरा इन्फोर्समेंट और चौथा है इमरजेंसी केयर सर्विस। यानी कि ये 4 ई जो है अगर आप लोग यूज करेंगे तो एक्सीडेंट को आप लोग घटा पाएंगे और जो लॉस हो रहा है हमारी कंट्री की अर्थव्यवस्था को उसको भी आप लोग कम कर पाएंगे, ठीक है। तो इनके ऊपर फोकस देकर चलना है। इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी वगैरह कैसे यूज कर सकते हैं आप लोग इसको रोकने के लिए, वो आप लोग देखिए। एजुकेशन कैसे लोगों का अवेयरनेस है, एजुकेशन क्या क्या रूल रेगुलेशन आप लोग लगा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा टाइट किस तरीके से आप लोग चीजों को ले सकते हैं। और जब सारी चीजें होने के बाद भी अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो फिर कोई केयर सर्विस कैसे आप लोग दे सकते हैं। तो ये पूरा E4 है आप लोगों के सामने, ठीक है। इसको ये E×4, तो 4 E आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी इस पर्टिकुलर पर्पज के लिए। आज की डेट में अगर आप लोग बात करें हमारी कंट्री में 1.5 लाख लोग ऐसे हैं भाई साहब जिनके घर का दिया बुझ जाता है, ये काफी बुरी कंडीशन है। और इसी के साथ में 4.5 लाख के करीब लोग हैं जिनके हाथ पैर टूटकर लंगड़े लूले हो जाते हैं इसकी वजह से, यहां पर एक्सीडेंट की वजह से। और हमारी कंट्री की अर्थव्यवस्था को 3.14 जो जीडीपी का जो खर्चा यहां पर हमारी कंट्री की देश को झेलना पड़ता है। आप लोग ये देखिए, ये 3.14% जो हमारी कंट्री की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंच रहा है लोगों के एक्सीडेंट से, अगर इनको हम लोग रोक पाए प्रॉपर वे में तो ऑलरेडी हम लोग अपनी कंट्री में इतनी चीजें ऐड कर रहे हैं बिना कुछ किए हुए, बस अपने आप को सावधान रखे हुए। आप लोगों ने सावधानी में ही सुरक्षा है, ठीक है। तो 3 डेट वाला डायलॉग याद रखिए कि जब रोड क्रॉस करो पहले लेफ्ट देखना फिर राइट देखना, और जब कोई गाड़ी ना दिखे फिर रोड क्रॉस करना। तो उसने बोला ये तो मुझे पता है, तो बढ़िया तुम्हारा एक्सीडेंट नहीं होगा। आया सीन याद। तो उसी के बारे में बात की जा रही है। तो अपना ध्यान से, कहीं पर अगर रेड लाइट हो रखी है तो आनन फानन में मत निकलिए। हो सकता है कि आप लोग चीजों को इतना एक तरीके से इग्नोर कर रहे हो, पर लेकिन कोई ज्यादा स्पीड में आए और जरा सी देर में
ठोकर चला जाए। तो ये चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेगी। तो 3% के करीब जो लॉस है यहां पर, ये सेव किया जा सकता है ओनली अवेयरनेस फैलाने से। कुछ नहीं करना है, बस अवेयरनेस फैलानी है लोगों को, ठीक है। तो मैं भी ये काम कर रहा हूं, आप लोगों तक चीजें पहुंचा रहा हूं। अब जो भी यहां पर बच्चे देख रहे हैं वो दूसरों तक ये चीजें पहुंचाइएगा। तो ये होता है अवेयरनेस फैलाने का तरीका। 70% जो डेथ होती है यहां पर, वो लगभग 18 से लेकर 45 साल के जो लोग हैं उसकी आप लोगों को देखने को मिलती है। और ये वो आयु है जब लोग कमाना स्टार्ट करते हैं। यानी ये कहने का मतलब ये है कि आज की डेट में 450 लोग जो हैं पर डे हमारी कंट्री में मर रहे हैं भाई साहब रोड एक्सीडेंट से। तो 450 लोग हमारी कंट्री में जो अगर कमाने वाले हैं तो ये समझिए कि उनकी जान जा रही है। तो हमारी कंट्री में घर को भी जो लोगों के घर हैं और देश को क्या नुकसान हो रहा है, तो इसको रोका जा सकता है, ठीक है। तो यह सारी यहां पर कहानी, आगे चलता हूं। आइए बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज के बारे में। तो इंटरनेशनल न्यूज यहां पर क्या बोलती है, ये बोलती है ओपन स्काई ट्रीटी, ओएसटी। ओएसटी क्या है यहां पर, ओपन स्काई ट्रीटी। यार आप लोग बोलेंगे यार स्काई तो ओपन है, फिर ट्रीटी क्या करनी है इसमें। स्काई ओपन है पर लेकिन अगर कंट्री आप लोग देखेगा, ये हमारी कंट्री हो गई। अब मान लीजिए हम लोग को यहां पर अफगानिस्तान के अंदर जाना है, तो आप लोग देखिएगा पाकिस्तान हम लोग को अपने ऊपर की जो आकाश है उसको यूज नहीं करने देता है। या तो हम लोग यहां से घूम के जाएंगे या फिर हम लोग इधर कहीं से घूम के जाएंगे। तो ये कंडीशन है कि अपने ऊपर का जो भी यहां पर एरिया है क्या वो आप लोग को यूज करने दे रहा है। तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि पहले तो यहां पर इस ओपन स्काई ट्रीटी से यूएस से बाहर निकल गया। अब यूएस से बाहर निकल गया तो रसिया बोल रहा है कि मैं क्या झक मार रहा हूं यहां पर, तो मुझे बाहर चलना चाहिए। तो ये ओपन स्काई ट्रीटी जो थी उस टाइम पर देखी गई थी जब यहां पर चीजें जो है थोड़ा सा नॉर्मल करने की कोशिश की जा रही थी। उससे पहले सिचुएशन जो थी वो काफी खराब थी। इसके बारे में थोड़ा सा अगर आप लोगों से बात करें तो देखिए ऐसा नहीं कि ओपन स्काई ट्रीटी यहीं पर थी, हमारी कंट्री के साथ भी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के द्वारा अभी रिसेंटली बोला गया था कि भैया ओपन स्काई ट्रीटी साइन करोगे, तो इंडिया ने बोला चलो देखते हैं, ठीक है। तो ये ऐसी चीजें नहीं है कि यहीं पर ही है। फर्स्ट टाइम इसको प्रपोज किया गया था 1955 में। 1955 में जब प्रपोज किया गया तो कोल्ड वॉर चल रहा था। कोल्ड वॉर क्या है, एक तरीके की लड़ाई है, जैसे ऐसे देखो कुत्ते दूर खड़े खड़े से करते हैं पर लेकिन काटते नहीं है, ठीक है, भौंकते रहते हैं। तो इसको कोल्ड वॉर बोलते हैं। मतलब क्या, मतलब ये ग्राउंड में आके लड़ाई नहीं कर रहे हैं, बस एक दूसरे को गुस्से से डरा रहे हैं वैसे ही। तो एक कोल्ड वॉर होती है। तो यूएसए ने और यूएसएसआर ने इसी तरीके से कुछ हरकतें की थी काफी लंबे समय तक, तो इसको कोल्ड वॉर बोला गया। तो कई सारे लोगों को इसका नुकसान भी उठाना पड़ा। तो ये जो कोल्ड वॉर चल रही थी उसको शांति में रखने के लिए ये प्रपोज की गई थी यूएसए के द्वारा, ताकि एक दूसरे के ऊपर का जो एरिया है उसको यूज किया जा सके। और 1992 में अगर आप लोग बात करते हैं तो जो नेटो मेंबर है तो उसमें यहां पर एक तरीके से वॉर्सा पैक्ट भी देखने को मिला, जिसमें ये 2002 में फिर ये पिक्चर में आया। और इसमें वॉर्सा पैक्ट के तहत यहां पर जो रसिया था उसके द्वारा भी इसको साइन किया गया। इसके बाद में फिर जो वेस्ट जर्मनी था वो भी यहां पर पार्ट बन गया। अगर थोड़ा सा भी आप लोगों ने वर्ल्ड वार को थोड़ा सा भी ढंग से पढ़ा होगा तो आप लोग समझ जाएंगे कि किन किन कंट्री के बारे में यहां पर बात की जा रही है। कई सारी ऐसी कंट्री थी जो अपोज में थी और वो भी यहां पर साथ में आ गई थी इस टाइम पर चीजों को नॉर्मल करने के लिए। तो उस टाइम पर यहां पर सिचुएशन को जो गरमा रही थी उसको नॉर्मल करने की कोशिश की गई थी। तो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए 34 के करीब जो सिग्नेटरी कंट्री थी वो म्यूचुअल ओपननेस के साथ में कि ठीक है यार एक दूसरे का जो स्काई है वो यूज करते हैं पैसेंजर के लिए और कार्गो यानी कि सामान इधर उधर ले जाने के लिए। पर लेकिन ऐसा नहीं कि आप लोग बॉम्ब बाम लेकर ऊपर से जा रहे हो और पता चला किसी के ऊपर छोड़ दिया और आप लोग बोले यार हाथ से छूट गया, तो वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। पता चला बम हाथ से छूट गया तुम्हारा, तो वो कंडीशन नहीं होनी चाहिए। तो इसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो ओपन स्काई जो ट्रीटी है यहां पर ये इसी पर्पज के लिए यूज की गई थी ताकि आप लोग उसको यूज कर सके एक तरीके से सोसाइटी के वेलफेयर के लिए। पर यूएस से बाहर निकल गए क्योंकि आप लोगों को पता है डोनाल्ड ट्रंप को मजा नहीं आता जब तक जिंदगी में कुछ उथल पुथल ना हो रखी हो। तो ये बाहर निकल गए नवंबर 2020 में। अब रसिया को लगा कि यार मैं ही अकेला यहां क्या करूंगा, इससे बढ़ावा मैं भी बाहर चलता हूं। तो रसिया भी अभी रिसेंटली इस ट्रीटी से बाहर निकल गया है, ठीक है। तो ये ट्रीटी है जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। अच्छी ट्रीटी थी पर लेकिन इनको ये पची नहीं। चलिए जो भी है आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमी के बारे में बात की जा रही है और जैसे मैंने बोला था कि इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। यहां पर आप लोग कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें समझ में आएगी। ये जो बात की जा रही है के सेप रिकवरी के बारे में बात की जा रही है। रिकवरी का मतलब ये होता है कि एक तरीके से अगर कहीं गड्ढे में गिर गए तो भैया गड्ढे में आगे लुढ़कते लुढ़कते तो फिर इसको आप लोग बाहर निकल कर जाओ। तो यहां पर एक तरीके से रिकवरी हो रही है, जहां से चले थे वहीं पर आ जाए। पर लेकिन के सेप रिकवरी का क्या मतलब है, इसका मतलब हम लोग समझेंगे। आखिर ये न्यूज में क्या है पहले आप लोग ये समझिए। न्यूज में इसलिए है कि हमारी कंट्री में अगर आप लोग बात करते हैं तो इसका नाम है नुमोरा। तो यहां पर नुमोरा इंडियन जो नॉर्मलाइजेशन इंडेक्स है जिसको NINI आप लोग बोलते हैं, नुमोरा इंडियन नॉर्मलाइजेशन इंडेक्स, ठीक है। इसके द्वारा बोला गया कि कोविड-19 का जो इकोनॉमी का कर्व है वो के सेप कर्व इकोनॉमी हमारी कंट्री की देखने को मिल रही है, ठीक है। तो जो यहां पर जो नुमोरा है सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये बेसिकली एक तरीके से नुमोरा जो होल्डिंग इंक एक तरीके से कंपनी है उसके बारे में बात की जा रही है। ये एक कंज्यूमर सर्विस कंपनी है जिसके द्वारा यहां पर अभी बताया गया कि हमारी कंट्री का ग्रोथ कैसे रहने वाला है। तो सबसे पहले तो आप लोग यहां पर इसके बारे में हम लोग बाद में अभी बात करेंगे। पहले आप लोग के इकोनॉमिक कर्व के बारे में समझिए। अगर आप लोगों के सामने दो आदमी मैं बोलूं, एक आदमी है ए और एक आदमी है बी, ठीक है। ए आदमी जो है वो काफी पावरफुल है,
बैलेंस अच्छा खासा है उसके अकाउंट में, एक अच्छी खासी सपोर्ट है बैकग्राउंड से, बिजनेसमैन भी है, सारे काम कर रहा है अच्छे से। एक तो ये इंसान है, कोविड-19 आया, एक ये इंसान है कि घर में अकेला जॉब करने वाला था और जैसे तैसे ये कमा रहा था, कंपनी भी ऐसी थी, पता चला कंपनी भी ठप हो गई, सब कुछ बंद पड़ गया और इस इंसान की जॉब छूट गई। एक ये इंसान है। अब आप लोग ये बताइए, अब यहां से अगर रिकवरी की बात आएगी तो सबसे पहले कौन रिकवर करेगा, ए या फिर बी? ए या फिर बी, कमेंट बॉक्स में बताइए। तो यहां पर आप लोग आसानी से समझ सकते हैं, कॉमन सेंस की बात है कि भाई साहब ए जल्दी ही रिकवर कर जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी कुछ ना कुछ बैकएंड सपोर्ट उसके पास में है और इनकी तो बेचारे की जैसे तैसे चूल्हा चल रहा था घर में, तो इनका तो बंद हो गया। तो इसी को के सेफ रिकवरी बोलते हैं। के सेफ रिकवरी का मतलब होता है जब कॉर्पोरेट और जो हाउस होल्ड जो है, जो स्ट्रॉन्ग बैलेंस के साथ में है यहां पर, वो तो जल्दी रिकवर कर जाएंगे आराम से, अगर कोई ऐसी कंडीशन पड़ेगी, ठीक है। पर लेकिन अगर बात करें जो इस तरीके के जो लोग हैं, जो खासकर छोटी छोटी कंपनियां जैसे तैसे काम चला रही है, ठीक है, और पुअर लोग हैं जो कि छप्पर वगैरह में एक तरीके से रह रहे हैं, जैसे तैसे छोटी मोटी जॉब कर रहे हैं, तो उनके बारे में क्या करेगा, उनकी दुनियादारी कैसे चलेगी? वो और रिग्रेस पॉवर्टी की साइकिल में घुस जाएंगे जाकर। अगर पता चला घर में कोई बीमार हो गया, बाढ़ आ गई, घर टूट गया, इनके पास में तो नहीं है कई सारे फ्लैट जहां पर ये रह सकते हैं, ये तो वैसे उधारी की जिंदगी जी रहे हैं, जैसे तैसे उधारी लेकर अपना घर चला रहे थे, तो इनकी जिंदगी और ज्यादा खतरे में यहां पर पड़ जाती है। तो ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। के सेफ रिकवरी का मतलब जो देखोगे नॉर्मली, जो पेंडेमिक पुअर के नाम से भी इसको बोलते हैं, एक नया तरीका पेंडेमिक तैयार होता है जिससे पुअर जो लोग हैं वो और ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो इसमें से निकलने के लिए सब्सिडी देनी पड़ती है, इंप्लॉयमेंट जनरेशन करना पड़ता है, गांव वाले एरिया को डेवलप करना पड़ता है, सोशल जो सेक्टर है जैसे हेल्थ वगैरह, एजुकेशन वगैरह, उसमें हेल्प प्रोवाइड करानी पड़ती है, तब जाकर चीजें नॉर्मल हो पाती है। यहां पर भी आप लोग ये देख सकते हैं, जो प्रोफेशनल वगैरह हैं वो एक तरीके से आगे निकल गए, सही तरीके से अपना उठाकर चले गए गड्डी, और यहां पर जो नीचे वाले लोग हैं वो यहीं पर ही रह गए हैं। तो एक नॉर्मल टर्म में अगर मैं आप लोगों को यूज करूं, के सेफ रिकवरी क्या होती है? जब डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी रिकवर करते हैं डिफरेंट तरीके से, यानी कि अब ये वाले जो लोग हैं ये जैसे तैसे आकर रिकवर जैसे तैसे आगे यहां पर जैसे तैसे आगे यहां पर बेचारे रिकवर कर पाएंगे, जो वो मिलेगी तब जाकर। तो अलग अलग सेक्शन सोसाइटी का अलग अलग तरीके से रिकवर करता है, तो इसको के सेफ रिकवरी आप लोग बोलते हैं, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर अभी और भी इंपैक्ट पड़ने वाला है, जो कोस्ट है उसमें जो बिल, जो बेसिकली खासकर कोविड-19 की बीमारी का वैक्सीनेशन का बिल भी इसमें ऐड होने वाला है, तो और ज्यादा दिक्कत आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इनके लिए अलग से खर्चा करना पड़ेगा ताकि ये वहां से निकल कर आ सके। तो हाउस होल्ड जो बॉटम लेवल पर है, जॉब प्रोवाइड कराने, एक तरीके से उनकी जॉब जा चुकी है, तो इसकी वजह से जो इनकम लॉस उनका हो चुका है, तो वो प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। इसी के साथ में ये डिमांड सप्लाई जो है वो काफी ज्यादा रिग्रेस जोन में चल रही है, ये भी काफी बड़ी कंडीशन देखने को मिलती है जब इकोनॉमी डाउन रहती है। और लेबर मार्केट पर तो इंपैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा एक तरीके से, जब यहां पर जनता जो है वो इस प्रॉब्लम में यहां पर फंसी हुई है। तो उसको रिकवर करने के लिए एक सिस्टमेटिक वे में काम करना पड़ेगा। अगर बात करें फिस्कल डेफिसिट के बारे में, तो 2020-21 के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं तो 7% के करीब बोला गया जीडीपी का। अभी यहां पर जो चीजें देखने को जो कि जितना था यहां पर उसका 3.5 से डबल हो गया लगभग, ठीक है। तो यहां पर ये कंडीशन समझ सकते हैं। तो अब किस तरीके से हायर फ्यूल टैक्स देखने को मिलेगा, डिसइन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा, इसी के साथ में कई सारी और चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी ताकि सिचुएशन को इंप्रूव किया जा सके, ठीक है। तो ये बातें हैं यहां पर जो आप लोग समझ सकते हैं, और डायरेक्ट एक तरीके से बातें बोलने की कोशिश की गई है, थोड़ा सा आइडिया रखेगा, ओके। आइए बात करते हैं राज्य के बारे में। राज्य के बारे में क्या बोला जा रहा है, यहां पर बात की जा रही है एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में जिसका नाम है यहां पर ओवरकल ग्रीनफील्ड, ये बेसिकली एयरपोर्ट। ओवरकल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहां पर है, पहले तो एक क्वेश्चन जानिए आप लोग। यह है आंध्र प्रदेश के अंदर, ठीक है। आंध्र प्रदेश के अंदर कुर्नूल सिटी है जहां पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ओवरकल ग्रीनफील्ड जो एयरपोर्ट है यहां पर, ये रिसेंटली अभी न्यूज में क्यों है, क्योंकि यहां पर जो एरोड्रोम होता है, बेसिकली एरोड्रोम बोलते हैं जहां पर हवाई जहाज वगैरह आकर रुकते हैं, पैसेंजर चढ़ते वगैरह, तो जो फैसिलिटी होती है वो बोला गया कि पब्लिक यूज के लिए अब उसको यूज किया जाएगा। बेसिकली ये जो है 50 यहां पर बात की जा रही है, जो टोटल लो कॉस्ट एयरपोर्ट है लगभग 50 के करीब, उनमें से एक है यहां पर इस पर्टिकुलर एरिया में कंट्री के अंदर, जो कि एयर कनेक्टिविटी को एनहेंस करने की बात कर रहे हैं। उड़े देश का आम नागरिक सुना है, जिसके चलते लोगों को कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है। तो उसी तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो इस तरीके से जो एनर्जी एफिशिएंसी है और मिनिमम सिक्योरिटी होल्ड जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, अगर यहां पर इस तरीके से फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है, तो कहने का मतलब यहां पर यह है जून 2017 में इसको बनाया गया था और 2019 में इसको इनॉग्रेट किया गया। तो अब इसको बेसिकली ये जो लाइसेंस दिया जा रहा है फॉर पब्लिक यूज के लिए, ठीक है, टू ओवरकल ग्रीन एयरपोर्ट प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये एक तरीके से इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। तो आंध्र प्रदेश से रिलेटेड यहां पर ये न्यूज थी, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें, और काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है, आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगेगी क्योंकि मुझे भी अच्छा लगा पढ़ने में, तो आप लोगों को भी मजा आएगा। बात की जा रही है यहां पर ये एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के बारे में। यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, यूनिवर्सिटी का नाम है वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन इन सेंट लुइस, ठीक है। तो WUSTL, तो इसके द्वारा भी पब्लिश किया गया कि अगर
कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है वो जल्दी जल्दी उसके ब्लड टेस्ट कराए जाएं तो कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से क्या उसको हाईएस्ट जो एक तरीके से रिस्क होने वाला है या फिर क्या उसकी डेथ भी होने वाली है, इसका पता लगाया जा सकता है। इंटरेस्टिंग है, यानी कि अगर आप लोग जल्दी जल्दी ब्लड टेस्ट करें तो उस इंसान की किस तरह की सिचुएशन बनेगी, कोविड-19 से उसकी जान जाएगी या फिर सीवियर कॉम्प्लिकेशन उसकी बॉडी में देखने को मिलेगी, यानी कि मृत्यु होगी या फिर कोई गंभीर जटिल उसकी बीमारी देखने को मिलेगी, उसके बारे में बात की जा रही है। मतलब क्या है, मतलब समझते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जो माइटोकॉन्ड्रिया जो डीएनए है वो एक यूनिक डीएनए आप लोगों को बॉडी के अंदर देखने को मिलता है। तो इसके अंदर अगर बात करें जो रिजाइड करता है, जो एनर्जी प्रोवाइड कराने की कोशिश करता है हमारी बॉडी की सेल को, तो अगर इसमें कोई दिक्कत होगी तो हमारी बॉडी की जो सेल है उनको एनर्जी नहीं मिलेगी और उनको एनर्जी मिलेगी तो गड्डी आगे नहीं चलेगी, वहीं पर ही गड्डी में जाम लग जाएगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो डीएनए है यहां पर ये बेसिकली सेल से बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया स्पिल आउट ऑफ द सेल्स और ये क्या करते हैं, ये ब्लड स्ट्रीम है उसमें जाकर मिलने लगता है। तो इसकी वजह से जो सेल्स होती है उनकी डेथ होने लगती है क्योंकि उनको एनर्जी नहीं मिलेगी। आप लोग ऐसे समझिए, आप लोग गाड़ी में हैं, ठीक है, एक गाड़ी में जा रहे हैं, उस गाड़ी में पेट्रोल निकाल लिया, ठीक है, पेट्रोल निकाल लिया तो क्या वो गाड़ी चल पाएगी, वहीं की वहीं खड़ी हो जाएगी भाई साहब, सड़ जाएगी, गल जाएगी, पर वो आगे नहीं खिसकेगी। धक्का मार के ले जाओ तो अलग बात है। तो ऐसे ही सेल में से जब यहां पर एनर्जी निकल गई तो उनकी भी यही हालत होगी, वहीं गलने सड़ने लगेंगी, खत्म होने लगेगी। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए जो है जब ज्यादा मिलने लगे पेशेंट्स के अंदर तो इसका मतलब है सेल मर रही है क्योंकि उनके अंदर से निकल के बाहर आ रहे हैं भाई साहब, और इसकी वजह से यहां पर कंडीशन देखने को मिली कि इंसान जो है आईसीयू में देखने को मिलेगा या फिर उसकी डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो इवेंचुअली आईसीयू में एडमिट हो जाता है जैसे इनकी क्वांटिटी बढ़ती है और डेथ भी हो जाती है। तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया जो ये बेसिकली बाहर निकल रहा है डीएनए सेल इस तरीके से काम नहीं कर रहा है तो इस तरीके से नुकसान देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब इंक्रीज क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए, क्वांटिटी जितनी डिक्रीज रहे उतनी ज्यादा फायदेमंद है। समझते हैं और कुछ बातें। जो टेस्ट है यहां पर इससे काफी सारी चीजें का पता चलता है कितना ज्यादा इंपैक्ट डालने वाला है, डिजीज किस तरीके से लेवल पर यहां पर फैल रही है अगर जल्दी जल्दी आप लोग टेस्ट करा लेते हैं तो। इसी के साथ में जैसे एग्जांपल की मैंने अभी आप लोगों को बात की तो एक तरीके से इन्वेस्टिगेशनल ट्रीटमेंट है। बार बार आप लोगों ने यहां पर टेस्ट कराया ब्लड का, पता चला यार माइटोकॉन्ड्रिया की लेवल बढ़ रहा है तो आप लोग कुछ ना कुछ सोल्यूशन कर सकते हैं, फिर वो डाउन हो गया तो फिर बोलेंगे आप सही चल रहा है, तो आप लोग मॉनिटर कर सकते हैं अलग अलग जो चीजें हैं इस तरीके से। तो एक तरीके से तारतुक्का मारमुक्का वाली बात है कि हाँ चेक करते रहो और काम चलता रहेगा जरा जरा सी देर में ब्लड पर, लेकिन ये एक रीजनेबल तरीका नहीं है कि हाँ इतना कब तक कितने पेशेंट्स का चेक करोगे। पता चला 1 लाख लोगों को कोरोना वायरस हो गया, अब किस का आप लोग जरा जरा सी देर में चेक करते रहोगे, पता चला और 1 लाख आ गए, तो ये एक तरीके से सस्टेनेबल तरीका नहीं है। पर हाँ इस तरीके से फिर भी कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल रहा है। तो इफेक्टिव जो ट्रीटमेंट है वो लोअर माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए लेवल की बात करता है। अगर ये लोअर रहेंगे तो भैया सही काम कर रहा है, हायर चले गए तो फिर दिक्कत है। तो माइटोकॉन्ड्रियल जो डीएनए है यहां पर अगर इसके बारे में आप लोग बात करें तो ये बेसिकली स्मॉलर जो सर्कुलर क्रोमोसोम्स होते हैं जो फाउंड किए जाते हैं इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस करते हैं सेल्यूलर एनर्जी, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, इसको एटीपी के नाम से भी आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो यहां पर इसको बोलते हैं यहां पर एड्रेनासिन जो ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, तो इसके नाम से इसको जाना जाता है एड्रेनासिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो ये एटीपी है जिसको आप लोग पावर हाउस भी बोलते हैं कई बार सेल के अंदर, ठीक है। और फ्यूजन यूज करते हैं, फिजन और फ्यूजन मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। फ्यूजन का मतलब होता है 2 का आकर मिल जाना, फ्यूज हो जाना एक दूसरे में, ठीक है। फिजन का मतलब होता है 1 में से टूटकर 2 हो जाना। तो फिजन की जो प्रक्रिया है उसके ऊपर ये काम करते हैं, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट यहां पर पॉइंट है। बाकी एक तरीके से अगर इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया ये बर्बाद होते रहेंगे तो आप लोग ये समझिए ब्रेन, बॉडी, किडनी, मसल्स वगैरह सब में दिक्कत आने लगी और इंसान जो है वो बिल्कुल खत्म होता चला जाएगा, उसकी इम्यून सिस्टम भी बिल्कुल काम करना बंद कर देगी क्योंकि ब्लड जो है वो काफी बड़ा रोल प्ले करता है बॉडी के अंदर। प्रॉपर वे में अगर सेल ही ढंग से काम नहीं करेंगे तो सारा ढांचा जो है वो हिलना स्टार्ट हो जाएगा इंसान का और फिर अंत में वो हो जाएगा राम नाम सत्य। तो ये इसलिए काफी ज्यादा खतरनाक सिचुएशन क्रिएट यहां से हो जाती है, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग था, हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं, इंटरेस्टिंग था पर लेकिन खतरनाक भी था, ठीक है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहां पर बात करेंगे फूड एंड एग्रीकल्चर के बारे में। तो फूड एंड एग्रीकल्चर के बारे में क्या बात की जा रही है तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। वर्ल्ड फूड प्राइज जो है उसके बारे में भी बात करेंगे। अभी बोला जा रहा है कि वर्ल्ड फूड प्राइज जो है वो 7th कॉन्जिक्यूटिव जो मंथ है दिसंबर के महीने में अभी यहां पर बढ़ा हुआ नजर आया कई सारी कैटेगरी में। अगर बात करें जैसे कि शुगर हो गया, ग्रेन वगैरह हो गए, तो ये अभी लास्ट मंथ भी यहां पर यूनाइटेड नेशन फूड जो एजेंसी है उसके द्वारा ये बात बोली गई। कौन सी एजेंसी है भाई साहब जो अंदर की बातें बता रही है, तो ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं FAO। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है यहां पर ये कहां पर स्टेब्लिश है भाई साहब, इटली के अंदर है, रोम के अंदर, ठीक है। इसी के साथ में बनाई कहां पर गई थी, कनाडा के अंदर बनाई गई थी।
कनाडा के अंदर बनाई गई थी, क्यूबिक सिटी में इसको फाउंड किया गया था। इसके पिताश्री ऑर्गेनाइजेशन कौन है? पिताश्री है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ये इसके पापा ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो ये बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बताती है कैसी माहौल बना हुआ है। 1945 में इसको बनाया गया था। ठीक है, तो इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई। अब इसके द्वारा मंथली जो चेंज होता है इंटरनेशनल प्राइस के अंदर उसको चेक किया जाता है। तो अभी रिसेंटली इसके द्वारा जो चीजें देखी गई, तो 5 कमोडिटी जो ग्रुप में प्राइस लेवल जैसे कि सीरियल्स वगैरह हो गए, वेजिटेबल, डेयरी, मीट या फिर शुगर, इनको चेक किया गया। तो जो वेट है वो एवरेज इसको देखा गया यहां पर। तो अभी रिसेंटली अगर बात करें दिसंबर के महीने में 107.5 देखने को मिला, जो कि नवंबर में 0.5.2 था। ठीक है, इनके बढ़ गए यहां पर, इस तरीके समझ सकते हैं। और इसी तरीके से जो चीजें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो यहां पर अगर एवरेज के बारे में बात करें तो 97.9 पॉइंट था, ये 3 ईयर हाई देखने को मिला था जब 3.1% इंक्रीज हुआ था 2019 से। अब ये और भी ज्यादा बढ़ गए हैं यहां पर। तो इसलिए बोला गया कि 7th कॉन्जिक्यूटिव मंथ जो है ये बढ़ता जा रहा है जब से कोविड-19 का इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। अब देखने वाली बात होगी कब चीजें सुधरेंगी, कब लोगों को सही प्राइस पर भोजन वगैरह, खाना वगैरह मिलेगा। तो वो चीजें आप लोगों को आने वाले टाइम में देखने को मिलेगी। फिलहाल तो यही है, अब देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है। नेक्स्ट आइए, आज आप लोगों को ज्योग्राफी पढ़ाता हूं थोड़ा सा। ज्योग्राफी में क्या न्यूज है, ये काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है। आप लोगों ने कई बार रेडियो में सुना होगा कि हमारी कंट्री में बारिश होने वाली है। बारिश क्यों होने वाली है? ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बारिश होने वाली है। अब ये वेस्ट कहां पर है, ये कहां पर डिस्टर्बेंस होता है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे थोड़ी सी। सबसे पहले तो जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के अंडर में आता है। कौन सी मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के अंडर में आता है। इसके द्वारा यहां पर देखा गया कि हमारी कंट्री में जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो अफेक्ट करने वाला है जो हिमालयन रीजन है उसको सून। तो ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। बात जो की जा रही है, यहां पर बात की जा रही है कि जो डिस्टर्बेंस है, पहले आप लोग ये समझिए पिक्चर को देखा। देखिए होता क्या है, जो खासकर ये मेडिटेरेनियन वाला सी है, इस पर्टिकुलर एरिया से आप लोग देखिए हमारी कंट्री की साइड पर इंपैक्ट पड़ते हुए यहां पर नजर आते हैं। और ऐसा नहीं हमारी कंट्री पर पड़ेगा ओनली है, इधर आप लोग अफगानिस्तान देखने को मिलेगा, पाकिस्तान देखने को मिलेगा, और हमारी कंट्री में भी ये एंट्री करती हुई नजर आती है। तो ये जो रेस्पॉन्सिबल यहां पर रहती है, खासकर जैसे अभी टाइम चल रहा है, ठीक है, तो सर्दियों में भी आप लोग यहां पर देखते हैं तो काफी कोल्ड विंड यहां से निकल कर आती है, जो कि और ज्यादा सर्दी बढ़ाती हुई नजर आती है। तो इसको नॉर्मली जो वेस्टर्न साइड में, हमारी कंट्री का वेस्ट हो गया ना, इधर आएंगे तो आप लोग को ईस्ट देखने को मिलेगा, इधर वेस्ट हो गया, तो वेस्ट साइड में जो डिस्टर्बेंस होता है उसकी वजह से हमारी कंट्री के ऊपर जो इंपैक्ट पड़ता है, हमारी कंट्री में जो ठंडी हवाएं चलती हैं, बर्फ बढ़ती है, रेन होती है, तो उसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का नाम दे देते हैं। ये जो सारे फिनोमिनन देखने को मिलते हैं ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल रेंज में आ जाते हैं। अब आप लोगों के दिमाग में आ गया सर ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल क्या बोल दिया। तो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल आप लोगों ने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बारे में पढ़ा है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो ट्रॉपिकल जोन होता है उसके बाहर की बात की जा रही है। तो यानी कि अगर आप लोग यहां पर इस पिक्चर को कौन सी दिखाऊं, यही वाली देखिए, ठीक है। अब यहां पर जो बात करेंगे मेडिटेरेनियन जो सी है वो यहां पर थोड़ा सा आप लोगों को ऊपर देखने को मिलेगा, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है उससे ऊपर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये यहां पर एक तरीके से उसके बाहर वाला रीजन हो गया। तो इसलिए यहां पर ये टर्म जो यूज की गई ना, ये वाली जो टर्म अभी आप लोगों को दिखाया मैंने, 1 सेकेंड, जो यहां पर ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल रीजन, तो यहां पर ये मेडिटेरेनियन रीजन से ओरिजिनेट होते हैं, जो कि एक्स्ट्रा यानी कि दूर है यहां पर ट्रॉपिकल रीजन से, जिसकी वजह से यहां पर कई बार बर्फबारी देखने को मिलती है, धुंध वगैरह पड़ती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखने को मिलती है हमारी कंट्री का जो नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन है उस पर्टिकुलर रीजन में, यानी कि मैक्सिमम इस पर्टिकुलर रीजन में आप लोगों को ये काफी ज्यादा लार्ज स्केल पर ये ऐसी हरकतें देखने को मिलती है। तो इसी के नाम पर इसका नाम जो है ये यहां पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहां पर इसका नाम दिया जाता है, क्योंकि वेस्ट साइड से आता है और ईस्ट डायरेक्शन की तरफ में आता है, तो यानी कि ऐसे ऐसे चलता हुआ ही आता है। तो इसलिए इसको वेस्ट साइड से आ रहा है इस साइड में, तो यहां पर इसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का नाम दे दिया गया है। ये ट्रेवल करता है जो हाई एल्टीट्यूड जो वेस्टर्ली जो जेट स्ट्रीम है उसके, तो मैसिवली जो यहां पर इंपैक्ट डालता है। ईस्टर्ली वेस्टर्ली भी आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ी है, नहीं पढ़ा है कॉन्सेप्ट या फिर पढ़ा है, ये आप लोगों को एनसीईआरटी में भी दे रखा है। ये सारे कॉन्सेप्ट आप लोग जो यहां पर सुनते हैं ना, पता नहीं क्या बोल दिया किसी ने, ये सारी चीजें आप लोग एनसीईआरटी में है। उठाकर पढ़ोगे तो भाई साहब गंगा जी नहा जाओगे, बोलते हैं ना कि सारे दाग धुल जाएंगे आप लोग के, तो वो वाली कंडीशन हो जाएगी। तो इसलिए एनसीईआरटी जरूर पढ़िए, काफी ज्यादा फायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा और बहुत सारी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आप लोगों को आएगी। ओके, तो ऐसा नहीं है ओनली हमारी एरिया में नुकसान पहुंचाता है, पाकिस्तान को भी यहां पर नुकसान पहुंचाता हुआ इधर को आता है हमारी कंट्री की साइड से, और मेडिटेरेनियन सी से आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। मेडिटेरेनियन सी की साइड से यहां पर निकल कर आता है, तो इस तरीके से समझिए मेडिटेरेनियन सी, और इसी के साथ में अटलांटिक ओशन भी उसी साइड में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो वहां से चीजें यहां तक पहुंचती है। तो इसकी वजह से जो हमारी कंट्री में जो रबी क्रॉप है उसको काफी ज्यादा कई बार फायदा है, फिर नुकसान भी आप लोग बोल सकते हैं। अगर चीजें नॉर्मल रहती है, अगर ज्यादा होती है तो नुकसान हो जाता है, क्योंकि फ्लड देखने को मिलती है, इसी के साथ में लैंडस्लाइड, डस्ट स्टॉर्म, हेल स्टॉर्म, इसी के साथ में
कोल्ड वेव देखने को मिलेगी, कई सारे लोगों को मारकर चला जाता है कड़ाके की ठंडी वगैरह जब पड़ती है। तो ये सारी चीजें हैं जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का पार्ट है। आई होप कि माइंड में क्लैरिटी आ गई होगी और अब कंफ्यूज नहीं होगे। इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में बात करें और काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है इसके बारे में। पहले आप लोग ये वाली पिक्चर देखिए। आप लोग अगर थोड़े से लंबे समय से फॉलो कर रहे हैं तो ये मैंने पिक्चर आप लोगों को पहले भी दिखाई थी। G7 कंट्री की मीटिंग हुई थी और सारे जो है डोनाल्ड ट्रंप के सर पर आकर चढ़ गए थे कि तुम सोच क्या रहे हो, चाह क्या रहे हो, इंसान क्या हो तुम यानी कि सब जो है इसको सुना रहे थे उस टाइम पर बैठकर डोनाल्ड ट्रंप को। रीजन क्या था? रीजन ये था भाई साहब, ये ना दोस्त को छोड़ रहे थे ना दुश्मनों को छोड़ रहे थे, सबको एक ही तरीके से ले रहे थे। तो इसके चलते रिसेंटली अभी यहां पर जो G7 मीटिंग है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। G7 मीटिंग जो है इसमें 7 कंट्री है, 7 कंट्री यूएसए, जापान, कनाडा, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली। ठीक है, तो ये जो 7 कंट्री है, ये 7 कंट्री मिलकर ये सबमिट कराती हैं और यहां पर अब की बार ये 47वीं सबमिट है जो कि यूके में होने वाली है। तो इंपॉर्टेंट किस लिए? क्योंकि यूके जो है वो अभी ब्रेक्जिट हुआ है, यानी कि ब्रिटेन जो है वो एग्जिट हुआ है यूरोपियन यूनियन से, तो इसलिए वैसे भी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से। जून अब की साल में 2021 में ये होने वाली है, जून के महीने में। इंपॉर्टेंट इसलिए कि हमारी कंट्री को भी इसमें स्पेशल गेस्ट की तरीके से इनविटेशन भेजा गया है। तो क्या ये यहां पर पहली बार हम लोग को G7 कंट्री की मीटिंग में बुला रहे हैं? नहीं भाई साहब, डोनाल्ड ट्रंप पहले ही बुला चुके हैं। ठीक है, मोदी जी के यारी हैं, दोस्त हैं, तो वो पहले ही बुला चुके हैं, पर मोदी जी वहां पर पहुंचे नहीं, तो इसकी वजह से चीजें जो है वो थोड़ी सी डाउन हो गई। कोविड-19 की वजह से वहां पर नहीं पहुंच पाए। ठीक है, तो हम जाना तो चाहते थे लेकिन कोविड-19 ने नहीं जाने दिया। तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया, ठीक है, वो भी इन्वाइट किए जा रहे हैं यहां पर सबमिट के लिए एज ए गेस्ट कंट्री के तौर पर। तो यूके जो है वो पहला परमानेंट 5 कंट्री है जो हमारी कंट्री में भी चीफ गेस्ट बनाया जा रहा था ना, जो चीफ गेस्ट नहीं आए हमारी कंट्री में वहां पर कोविड-19 की वजह से, जोरिस जॉनसन साहब। तो वो पहली कंट्री ऐसी है जो हमको परमानेंट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट के लिए सपोर्ट कर रही है, तो ये बहुत बड़ी बात है। बाकी की जो दूसरी कंट्री है जैसे यूएसए हो गया, चाइना हो गया, रसिया हो गया, ये सारी कंट्री हमको सपोर्ट नहीं कर रही है, ओनली यूके यहां पर ये कंट्री सपोर्ट कर रही है, इवन फ्रांस तक भी। ठीक है, तो ये पहली कंट्री है ऐसी, बोल तो देते हैं पर लेकिन प्रॉपर वे में जो खुलकर सामने आ रहा है। तो फर्स्ट जो G7 मेंबर है वो इनवाइट किया गया था यहां पर G7 समिट में 2005 में। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि पहले इनवाइट नहीं किया गया, तो पहले भी इनवाइट किया गया है। ओके, इसी के साथ में अगर बात करें G7 जो समिट है यहां पर, ये अभी बात करें तो प्रपोज की जा रही है फर्स्ट पर्सन। ठीक है, तो बात क्या की जा रही है कि G7 की जो समिट है यहां पर, ये भी फर्स्ट इन पर्सन G7 समिट जो है ऑलमोस्ट 2 ईयर में आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो कि प्रपोज यहां पर की जा रही है। और इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये कि कोरोना वायरस के बाद में अभी फ्यूचर को देखेंगे कैसे यहां से निकल कर चलना है, तो इसलिए भी इसको काफी इंपॉर्टेंट यहां पर माना जा रहा है। G7 कमिट मैंने आप लोगों को बताया कब थी यहां पर, ये थी 1975 में, 1975 हमारी कंट्री में इमरजेंसी कब से थी? 1975 से लेके 1977 तक। तो ये जब इमरजेंसी लगी तभी यहां पर आप लोग इसको देख सकते हैं। तो ग्लोबल इकोनॉमी कैसी होनी चाहिए, गवर्नेंस कैसी होनी चाहिए, भैया इंटरनेट सिक्योरिटी कैसी होनी चाहिए, एनर्जी पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, तो इन सब के ऊपर कई सारी चीजें डिस्कस की जाती है इन समिट्स के द्वारा। G7 जो है यहां पर ये अगर बात करें इसके बारे में तो कोई फिक्स हेडक्वार्टर नहीं है, तो ये बिल्कुल मेरे जैसे ही है, जैसे कोई ऑफिस वगैरह नहीं है, लैपटॉप उठाओ और जहां चाहो बैठकर अपना लेक्चर रिकॉर्ड कर लो, वैसी कंडीशन इनकी इतना भी नहीं है, इंटरनेट की स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए मुझे भी एक जगह ही बैठना पड़ता है क्योंकि इंटरनेट की स्पीड नहीं होगी तो लेक्चर रिकॉर्ड तो हो जाएगा लैपटॉप से, सॉफ्टवेयर से, पर लेकिन अपलोड करने के लिए वाईफाई चाहिए अच्छा खासा। तो यहां पर इसी के साथ में दूसरी बात क्या है, ये भी फिर मेरे जैसी है कि नॉन बाइंडिंग कुछ नहीं है, यानी कि मेरे ऊपर कोई नहीं बैठा है कि भैया काम करना ही करना है, वो मेरा खुद का कमिटमेंट है जो मुझे काम करना होता है। मुझे कोई नहीं बोल रहा है कि तुमको काम करना है या फिर नहीं करना है, तो आई एम इंडिपेंडेंट पर्सन। तो मैं मन करे तो लेक्चर लूं, नहीं मन करे तो लेक्चर ना लूं, वो अलग बात है कि मैं कभी छोड़ता नहीं हूं। ठीक है, तो एक तरीके से कोई ऐसा नहीं है इनके पास में कि जो इन्होंने बोल दिया तो यहां पर ये काम करना ही कर रहे हैं, तो ये नॉन बाइंडिंग समिट रहती है। बस ये है कि विचार विमर्श मिला लेते हैं, भैया देखते हैं सही है नहीं है, वो देख लेंगे आगे। तो G7 में फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके, जापान, यूएसए और कनाडा। पहले इसको G8 बोलते थे, पर लेकिन ये 8 वाला जो डमरू है ये यहां पर इसमें से बाहर निकल गया। कौन? लिखना नहीं है, बेसिकली निकाला गया है एक तरीके से देखा जाए। रसिया 1997 में इसको ज्वाइन किया था और 2014 में बाहर निकल गया। बाहर क्यों निकला? बाहर इसलिए लिया क्योंकि रसिया के द्वारा क्रीमिया को अपने कंट्रोल में कर लिया गया, तब से लेके अब तक का यहां पर ये बाहर निकला हुआ है। तो जब से ये G7 हो गया फिर से। अभी इंडिया जो है वो इनवाइट किया गया था यहां पर यूएसए के द्वारा, जो कि 2020 में सबमिट हुई थी। ठीक है, पर लेकिन फिर क्या हुआ, कोविड-19 आ गया, तो यहां पर मोदी जी जो है वहां पर नहीं जा पाए। आप लोगों को पता है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में लॉकडाउन की व्यवस्था उस टाइम पर बनी हुई थी। ठीक है, तो काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट न्यूज थी। क्वेश्चन बन जाएगा इधर उधर से, तो कंफ्यूज मत होना, डायरेक्ट सारी चीजें आप लोगों के सामने है। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारी ही कंट्री की इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये रिसेंटली अभी न्यूज में इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। पवन हंस
पवन हंस क्या है? पवन हंस लिमिटेड के नाम से हेलीकॉप्टर सर्विस कंपनी है, यानी कि हेलीकॉप्टर की सर्विस प्रोवाइड कराती है। तो पवन हंस एक तरह की मिनी रत्ना की कैटेगरी में है। हमारी कंट्री में जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है ना, जो पीएसयू है, उसमें मिनी रत्ना की कैटेगरी में पवन हंस आता है। पवन हंस अगर आज के डेट में बात करें तो काफी लार्ज स्केल पर कई सारी ये फैसिलिटी यहां पर प्रोवाइड कराता है, और ये 1985 में बनाया गया था। इंटरेस्टिंग है, हेडक्वार्टर इसका नोएडा में है। तो ये है इसके बारे में कुछ बातें। बाकी अब समझते हैं न्यूज में किस लिए है। रिसेंटली हमारी कंट्री में जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, उसके द्वारा अभी यहां पर जो बेसिकली डिसइन्वेस्टमेंट करने की बात की जा रही है पवन हंस के अंदर, ठीक है, किस तरीके से यहां पर चीजें देखने को मिलेगी। तो पहले जो किया जाना था उसको अभी एक्सटेंड भी किया गया हालांकि बिडिंग को, तो देखते हैं कैसे आगे चलेगा। तो पवन हंस जो है यहां पर ये हेलीकॉप्टर सर्विस कंपनी है, यहां पर बेस्ड इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में नहीं है, नोएडा में बेस है भाई साहब, गलत हो गया, मिस प्रिंट हो गया। पवन हंस लिमिटेड तो है, ओके ठीक है। पवन हंस जो लिमिटेड कंपनी है वो नोएडा में बेस है, और इसकी सब्सिडरी की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये सब्सिडरी हो सकती है क्या? सब्सिडरी जो इसका सेकेंडरी हब है बेसिकली एक तरीके से, मानी कि बेस जो है उसका मेनली जो हेडक्वार्टर है वो तो नोएडा में है, पर लेकिन जो सेकेंडरी हब है वो नहीं कहते कि एक और जो एरिया है वो इसका यहां पर न्यू दिल्ली के अंदर है, ऐसे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो मिनी रत्ना की कैटेगरी में आती है। तो डिसइन्वेस्टमेंट जो आप लोग यहां पर देखने को मिलता है, इसका मतलब क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए मेरे पास में कोई एक कंपनी है, ठीक है, वो कंपनी 100% शेयर उसके मेरे पास में है, और मैं बोलूं कि यार इसके जो शेयर हैं मुझे इसके 10% शेयर जो है वो बेचने हैं। क्यों बेचने हैं? क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो गरीब बच्चे हैं कम से कम उनको एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा सके, जो कि यहां पर उनको एजुकेशन नहीं मिल रही है, अगर वो दी जाएगी तो काफी अच्छा रहेगा। तो डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत है, बिना पैसे के तो काम चलेगा नहीं। तो अपना ये कंपनी बेच दी, तो उसमें 10% शेयर बेच दिए, फिर वो जो पैसा आया उसको फिर सोसाइटी के वेलफेयर के लिए लगा दिया। इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ऐसे ही काम करती है। गवर्नमेंट जो भी कंपनी में जो भी शेयर होते हैं उनको बेचती है, और फिर सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, फिर जो भी उनको लगता है उसके लिए वो यूज करती है। तो डिसइन्वेस्टमेंट को यहां पर आप लोग लिक्विडेशन का नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ऐसे कई सारी चीजें करती हैं जो कि फिक्स्ड एसेट्स को इकट्ठा करने की कोशिश करती हैं। इसका जो टारगेट था यहां पर डिसइन्वेस्टमेंट का, ये 2.1 लाख करोड़ था, जो कि फिलहाल अभी जो कंप्लीट नहीं हो पाया, ओनली 14,000 करोड़ यहां पर इसके पैसे इकट्ठे हो पाए। तो इसलिए गवर्नमेंट भी थोड़ी सी चरमरा रही है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को याद रखना है वो यहां पर डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट्स मैनेजमेंट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है, जो ये सारी चीजें देखता है, ठीक है। तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से रिलेटेड ये सारी चीजें ही देखता है। अभी हमारी कंट्री में एयर इंडिया, भारत जो पेट्रोल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, एक इवन यहां पर जो सोने के अंडे देने वाली भी जो मुर्गी है ना, उनको भी इनके द्वारा यहां पर अभी डिसइन्वेस्टमेंट करने की बात की गई, पैसा इकट्ठा करने के लिए। जैसे LIC का जो एक्ट है 1986 में, उसमें भी इनके द्वारा बेसिकली इसको भी देखने की कोशिश की गई, उसमें भी अमेंडमेंट की बात यहां पर आप लोगों को देखने को मिली। जो यहां पर भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन है, अच्छी खासी प्रॉफिट देने वाली कंपनी है, उसको भी बेचने की बात की गई। चलो ऐसा पीएसयू आप लोग बेच रहे हैं, समझ में आता है, जो प्रॉफिट दे रहा है उसको बेच रहे हैं। तो गवर्नमेंट क्या कहती है? गवर्नमेंट कहती है हम लोग को आत्मनिर्भर बनना है, और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट जरूरी है। तो प्राइवेट सेक्टर यहां पर आएगा, काम करेगा, और हम लोग क्या है, ओनली जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है जैसे डिफेंस वगैरह हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, उनके ऊपर हम लोग फोकस देकर चलेंगे, ठीक है। तो बाकी देखिए कितना फोकस देते हैं, अभी फिलहाल यही चीजें, तो इसलिए ये चीजों को बेच रहे हैं यहां पर हमारी कंट्री में। तो देखिए मेरे हिसाब से पर्सनली अगर पूछोगे तो कम से कम जो प्रॉफिट मेकिंग जो एंटिटी है उसको तो नहीं कम से कम डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी वो इससे ज्यादा प्रॉफिट आप लोगों को दे रही है, कंटिन्यूअसली आप लोग उसको रखोगे। पर चलिए जो भी है पर्सन इन न्यूज के बारे में यहां पर बात करते हैं। तो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है ये इंडियन अमेरिकन, यानी कि इंडियन मूल के अमेरिकन पर्सनैलिटी है राज अय्यर। राज अय्यर जो है पहले चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर बन रहे हैं यहां पर यूएसए के अंदर में। पहले क्यों है? क्योंकि 2020 में ही ये पोस्ट क्रिएट की गई है, जो कि चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर यूएसए की जो आर्मी है पेंटागन के अंदर, तो उसके द्वारा इसको क्रिएट किया गया। अब ये काम क्या क्या करेंगे वो जानेंगे। पहले तो इनके अंदर जो है लगभग 15,000 के करीब सिविलियन और जो मिलिट्री पर्सनल रहेंगे, जो कि लगभग 100 कंट्री से ज्यादा एरिया में पोस्ट किए गए हैं। इसी के साथ में जो इनकी रैंक होगी वो 3 स्टार जो जनरल होते हैं उनकी रैंक के इक्विवेलेंट इनकी रहेगी, जिसमें 16 बिलियन के करीब जो यूएसए का आर्मी आईटी बजट है ऑपरेशन का वो इनके अंडर में रहेगा, इनके हिसाब से काम करेगा। ये वन ऑफ द हाईएस्ट रैंक है इंडियन अमेरिकन जो सिविलियन है, अगर यूएसए के डिपार्टमेंट डिफेंस के अंदर बात करें, जो कि सर्व कर रहे हैं यहां पर ये। इसी के साथ में प्रिंसिपल एडवाइजर टू द सेक्रेटरी ऑफ आर्मी और डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव टू द सेक्रेटरी इन द मैटर ऑफ रिलेशन इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ऑलरेडी रह चुके हैं। तो ये नई पोस्ट है इनके सामने। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है क्योंकि हमारी कंट्री की मूल के पर्सनैलिटी है।
तो आइए देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया। सबसे पहले तो आप लोगों के सामने यहाँ पर यही था जो हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया। डे था वाला की डिस्कस किया, डे नहीं मतलब वो क्या कहते हैं, मोटिवेशनल को, ठीक है। फिर इंटरनेशनल न्यूज के बारे में हम लोगों ने बात की, OSTC ओपन स्काई ट्रीटी क्या थी उसके बारे में समझा। नेक्स्ट हम लोगों ने रोड सेफ्टी मंथ के बारे में हम लोगों ने जाना। इसी के साथ में स्टेट से रिलेटेड न्यूज जो थी हम लोगों ने ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के बारे में कुछ बातें जानी। इकोनॉमी में हम लोगों ने के सेप का जो रिकवरी है उसके बारे में हम लोगों ने समझा। साइंस एंड टेक के अंदर में हम लोगों ने यहाँ पर माइट्रोकाइंड्रियल DNA के बारे में जाना। इसी के साथ में फूड एंड जो एग्रीकल्चर के बारे में बात करें तो वर्ल्ड फूड प्राइस के बारे में चीजें जानने को मिली। ज्योग्राफी में हम लोगों ने वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में जाना। यहां पर इसी के साथ में हम लोगों ने पवन हंस के बारे में कुछ बातें समझी। इंटरनेशनल रिलेशन में हम लोगों ने G7 समिट के बारे में जाना और बाकी एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में समझा। तो ये था आज का डिस्कशन। तो कैसा रहा, आइए अब क्विज वगैरह देख लेते हैं, देखता हूं कितने अच्छे से आप लोगों ने सुना है, आप लोगों की मेमोरी कितनी शार्प है। मेरी मेमोरी होने वाला है, मेरी मेमोरी बिल्कुल अचूक है मेरी तरह, ठीक है। तो आप लोग बताइए कितनी मेमोरी शार्प है, देखते हैं। नेशनल रोड सेफ्टी जो मंथ है वो कब से कब तक सेलिब्रेट किया जा रहा है और किसके द्वारा मिलकर इनोग्रेट किया गया। ये यहां पर रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के साथ में हमारी जीडीपी को कितना खर्चा होता है। एनआई क्या है यहां पर, ये एटीपी क्या है यहां पर, कौन सी मिनिस्ट्री है जो कि डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में बात करती है। प्राइम मिनिस्टर जो मोदी है उनके द्वारा उनको जो इन्वाइट किया गया, किसके द्वारा इन्वाइट किया गया, G7 कब फॉर्म किया गया था और कौन पर्सनैलिटी है जो हमारी कंट्री के CIO की पोस्ट पर पहुंच रहे हैं यूएसए के अंदर। तो ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। आइए अब क्विज के बारे में बात करते हैं जो कि रिवीजन होगा आप लोगों का। मैंने आप लोगों से यहां पर बात की थी मिशिगन के बारे में, जो कि मिशिगन स्टेट है यूएसए के अंदर। तो वहां पर हम लोगों ने फ्लिंथ वाटर क्राइसिस के बारे में बात की थी। तो आप लोगों को यहां पर यह बताना है कि लेक कौन सी है और रिवर कौन सी है जो न्यूज में थी। अहमदाबाद से लेकर कहां तक बात की जा रही है, जनशताब्दी एक्सप्रेस की, जो कि वेस्टरडोम कोच की बात की गई थी हम लोगों के द्वारा, जो कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है कहां पर, जिसके द्वारा ये बनाए गए हैं। तो इंडिजिनियसली डेवलप है यहां पर, ये इंटरेस्टिंग है। इंडिया और कौन सी कंट्री मिलकर ये इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बात करिए, ये आप लोगों को बताना है। आयरन ओर यहां पर बोला गया आयरन ओर इज द सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट जो स्ट्रीम है जो ट्रैफिक रेलवे लेकर जाती है अलोंग विद किसके साथ में, ये आप लोगों को बताना था। इसी के साथ में हम लोगों ने जो बात की थी स्टडी के बारे में बात की थी यहां पर मुकुंदपुरा CM2, ठीक है। तो ये किसके द्वारा यहां पर ये स्टडी की जा रही थी जो मैंने आप लोगों से पूछा भी था। तो मिनिस्ट्री ऑफ जो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के बारे में हम लोगों ने बात की थी। तो आप लोगों को बताना है कैंपेन कौन सा चलाया जा रहा है कि कार्बन की जो एमिशन है उसके बारे में लोगों को समझाया जा सके। नेक्स्ट हम लोगों ने यहां पर किलरिया पट्टू को एक और नाम से पुकारा जाता है, कहां से ओरिजिनेट होता है ये गेम। इसी के साथ में इंडोनेशिया का वो आइलैंड आप लोगों से पूछा था जहां पर काफी लार्ज स्केल पर जो प्रॉब्लम देखने को मिली थी, ठीक है। तो ये आप लोगों को आइलैंड का नाम बताना था, ओके। आइलैंड नाम करा दूं, गाना सुना है। आइए आगे चलते हैं। बात की जा रही है यहां पर फ्लिंथ के बारे में। तो यहां पर लेक ह्यूरोन और यहां पर रिवर फ्लिंथ है। तो कहां पर है यहां पर, ये है बेसिकली मिशिगन, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर जो जनशताब्दी एक्सप्रेस है तो ये है अहमदाबाद और केवड़िया, ठीक है। तो इसके बीच में चलाई जा रही है। और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहां पर है, ये चेन्नई तमिलनाडु के अंदर है। जापान इंडिया मिलकर काम कर रहे हैं भैया इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, इसके द्वारा यहां पर हम लोगों ने बात की थी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में, ठीक है। तो ये क्या बात कर रहे हैं यहां पर, जो मुकुंदपुरा CM2 के नाम का जो मेटेरियल है उसके बारे में स्टडी कर रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में बात की थी। मैंने आप लोगों से पूछा भी था यहां पर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अलावा आप लोगों से मैंने पूछा था जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो जेड से बनता है, ठीक है, उसके बारे में पूछा था। हमारी कंट्री में 1916 में उसको बनाया गया था, ठीक है। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार पूछ ले आते हैं। जो कि बॉडी है किसके अंडर में आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के अंडर में आती है। 1916 में इसको बनाया गया था, ठीक है। लगभग 104 साल पुराना है वो, ठीक है। सबसे पुरानी बॉडी के बारे में मैंने आप लोगों से पूछा था। हमारी कंट्री में सबसे पुराना जो ऑफिस है उसका नाम याद रखिएगा, उसको बोलते हैं सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। तो सर्वे ऑफ इंडिया जो है हमारी कंट्री में, ये फिर से वही काम कर रहा हूं मैं, 1967 लिख रहा हूं, फिर से 3 बार गलती कर दी। अब देख लो, अब मत भूलना इसको, ठीक है। अब भूले तो तुम मेरे से बुरा कौन ही होगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये 1767 में बनाया गया था। तो सबसे पुराना ऑफिस है हमारी कंट्री में, अंग्रेजों के द्वारा जो बनाया गया था। आज के डेट में यहां पर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में यहां पर ये आता है, ठीक है। यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ, जो मिनिस्ट्री ऑफ हमारी कंट्री में साइंस एंड टेक्नोलॉजी है जो कि हर्षवर्धन जी के अंडर में, उसके अंडर में यहां पर ये काम करता है। सर्वे ऑफ इंडिया ही हमारी कंट्री का जो मैप है वो भी इसी के द्वारा तैयार किया जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने पूछे थे। सक्षम के बारे में हम लोगों ने बात की थी। तो सक्षम है यहां पर कंपेन जिसके चलते कार्बन फुटप्रिंट के बारे में बताया जा रहा है। कलरी के बारे में हम लोगों ने बात की थी, केरला के अंदर, यहां पर कलरी केरला, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट यहां पर ये सुलावेसी आइलैंड, जहां पर अर्थक्वेक, बारिश, दुनियादारी, उल्टी सीधी चीजें देखने को मिल रही हैं, तो काफी ज्यादा न्यूज में है, ठीक है। तो ये था आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया तो बताइए कमेंट बॉक्स में कैसा लगा, कौन सा जो न्यूज था वो सबसे अच्छा लगा आप लोगों को। बाकी इसी के साथ में आप लोग अपना जो
एक तरीके से फीडबैक देकर जरूर जाया कीजिए, ठीक है। देखिए जब मैं डेली लेक्चर बनाता हूं 3-4 घंटे लगाकर, तो फीडबैक देने में तो आप लोगों को 1 सेकंड लगती है, 3-4 सेकंड भी नहीं लगती है। तो फीडबैक जरूर देकर जाया कीजिए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक कीजिए, दोनों चीजें ओपन है। कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अगर थोड़ा और ज्यादा प्यार हो तो। बाकी पीडीएफ यहां से जाकर डाउनलोड कर लेना अगर पढ़ाई भी करनी हो तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।